Hello friends, good morning all of you. Today we are going to start the first chapter of physics और फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र। देखिए बच्चों, जिस प्रकार चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसी तरीके से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है वो किसके चारों ओर उत्पन्न होता है? वैद्युत आवेश के चारों ओर। आवेश या वैद्युत आवेश, जिसको हम अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा फर्स्ट चैप्टर का है वैद्युत आवेश। देखिए वैद्युत आवेश होता क्या है। वैद्युत आवेश के विषय में सर्वप्रथम एक यूनानी वैज्ञानिक थे, थैल्स। किसने बताया था? यूनानी वैज्ञानिक थैल्स ने बताया था। और कब बताया था? 600 ईसा पूर्व। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाए कि वैद्युत आवेश के विषय में सर्वप्रथम किसने बताया था, तो यूनानी वैज्ञानिक थैल्स ने बताया था 600 ईस्वी पूर्व। इन्होंने क्या किया कि एक तो अंबर और दूसरा पदार्थ लिया इन्होंने ऊन। अंबर और ऊन दोनों को आपस में रगड़ा तो इन्होंने क्या पाया कि ये दोनों पदार्थ हैं वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित। क्या करते हैं? आकर्षित। ठीक है, तो इस गुण को ही उन्होंने क्या कहा? वैद्युत आवेश। जब अंबर और ऊन को आपस में रगड़ते हैं तो ये दोनों पदार्थ क्या करते हैं? हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षण करने का गुण को ही थैल्स ने क्या नाम दिया? वैद्युत आवेश। ठीक है, इसके बाद में एक और वैज्ञानिक हुए सन 1600 में। सन 1600 ईस्वी में एक और वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था गिलबर्ट। क्या नाम था? गिलबर्ट। तो गिलबर्ट ने क्या बताया कि अंबर और ऊन को रगड़ने पर ही ये हल्की वस्तुओं को आकर्षित नहीं करते हैं, बल्कि लगभग सभी पदार्थों में यह गुण पाया जाता है। अन्य पदार्थों को भी हम यदि आपस में रगड़ते हैं तो उन पदार्थों में भी क्या ये गुण पाया जाता है कि वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे आपने जनरल एग्जाम्पल देखा होगा बच्चों, जैसे हम सूखे बालों में बार बार कंघा मारते हैं, और नहीं भी देखा हो तो आप प्रयोग कर सकते हो। सूखे बालों में यदि हम बार बार कंघा मारते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे कंघे के साथ में बाल भी अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। या फिर आपने जनरल एग्जाम्पल अपने बालों में बार बार आप स्केल या पेन को बार बार बालों में दीजिए, और बार बार बालों में देने के बाद में आप मिट्टी के नजदीक लेके जाइए तो आप देखेंगे कि मिट्टी के कण पेन से या स्केल से चिपक जाते हैं। क्लास में बैठे बैठे हमने कई बार ऐसी हरकतें की होगी, छोटी क्लास में थे तो आपने ये चीज का अनुभव किया होगा। तो वो चीज किसके कारण उत्पन्न होती है? घर्षण के कारण। बार बार हम रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण ही ये चीज उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले वैद्युत आवेश के बारे में बताया था थैल्स ने। थैल्स ने किस किस को रगड़ा? अंबर और ऊन को। तो इन्होंने क्या देखा कि जो हल्की वस्तुएं हैं ये इनकी ओर क्या हो जाती है? आकर्षित। उसके बाद में सन 1600 ईस्वी में गिलबर्ट ने क्या बताया कि अंबर और ऊन में ये गुण नहीं पाया जाता है, बल्कि अन्य सभी लगभग सभी पदार्थों में यह गुण पाया जाता है कि उनको यदि हम आपस में रगड़ते हैं तो वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, अतः इस आधार पर हम वैद्युत आवेश की क्या डेफिनेशन देते हैं? वैद्युत आवेश की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है। वैद्युत आवेश की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उन वस्तुओं में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या आ जाता है? गुण आ जाता है। इस गुण को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश कहते हैं। तथा इन वस्तुओं को कौन सी वस्तु कहेंगे? आवेशित वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो ये जनरल बात थी आवेश के विषय में जो आपने पढ़ी। इसके बाद में आता है आवेश के प्रकार। इसके बाद में क्या आता है? आवेश के प्रकार। की आवेश कितने प्रकार के होते हैं? वैद्युत आवेश के प्रकार। देखो, वैद्युत आवेश के प्रकार को समझने के लिए एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या नाम था? बेंजामिन फ्रैंकलिन।
इन्होंने सन 1750 में एक प्रयोग किया। कब किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सन 1750 में एक प्रयोग किया जिसके आधार पर हम आवेशों के प्रकार ज्ञात करते हैं। अब वो प्रयोग क्या था जिसे हम इस निम्न चित्र की सहायता से समझते हैं। तो मैं चित्र बना देता हूं, जब तक के लिए हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। हाँ देखिए फ्रेंड्स, मैंने चित्र बना दिया है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो प्रयोग किया था सन 1750 में, उसका ये डायग्राम बना दिया मैंने। देखिए यहाँ पे एक मैंने दृढ़ आधार लिया है। इसे दृढ़ आधार की सहायता से ये एक छड़ लटकाई है मैंने, कांच की रेशम से रगड़ी हुई छड़। ये छड़ लटका दी है मैंने दृढ़ आधार की सहायता से। वो कौन सी छड़ है? कांच की रेशम से रगड़ी छड़। ठीक है। इसके बाद में, और कांच की रेशम से रगड़ी हुई जो छड़ है वो है धनावेशित। इसके पास में एक और छड़ लेके आते हैं, ये नीचे एक और छड़ है, वो भी कांच की रेशम से रगड़ी हुई छड़ है। एक छड़ को तो हम दृढ़ आधार से लटका देते हैं और दूसरी छड़ को उसी छड़ के पास लेके आते हैं, तो हम क्या देखते हैं? दोनों छड़ों के मध्य में क्या होता है? प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। दोनों समान छड़ें थी, ये भी कांच की रेशम से रगड़ी हुई छड़ और ये भी कांच की रेशम से रगड़ी हुई छड़। एक को तो लटका दिया हमने और दूसरी को इसके पास लेके आए, तो हमने क्या देखा? दोनों के मध्य में क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। ये तो है चित्र ए। फिर चित्र बी में देखो, हमने एबोनाइट की फड़ से रगड़ी हुई छड़ ली, दो छड़। जैसे यहाँ पे कांच की रेशम से रगड़ी हुई छड़ ली थी, यहाँ पे हमने ली एबोनाइट की फड़ से रगड़ी छड़। तो वही उसी तरीके से एक छड़ को तो दृढ़ आधार से लटका दिया और दूसरी छड़ को जब इसके पास लेके गए तब भी हमने क्या देखा? दोनों के मध्य में क्या होता है? प्रतिकर्षण। यहाँ पे ये धनावेशित है, ये ऋणावेशित है। अभी भी दोनों के मध्य में प्रतिकर्षण हो गया। ठीक है। अब देखिए चित्र सी में हमने क्या किया? एक तो ले ली हमने कांच की रेशम से रगड़ी हुई छड़, इसको तो लटका दिया दृढ़ आधार से, और उसके पास में लेके गए हम एबोनाइट की फड़ से रगड़ी छड़। कौन सी छड़ लेके गए? एबोनाइट की फड़ से रगड़ी हुई छड़ लेके गए। तो हमने क्या देखा? दोनों के मध्य में क्या हो गया? आकर्षण। क्या हो गया? आकर्षण। ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या समझे? इस प्रयोग के आधार पर बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जो निष्कर्ष प्राप्त किए, वो क्या क्या निष्कर्ष प्राप्त किए, वो निष्कर्ष समझ लीजिए। उनमें से है नंबर 1, पहला निष्कर्ष, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर वो कैसे हो जाती है? धनावेशित। धनावेश आ रहा है इस पर, धनावेशित। और एबोनाइट की छड़ को फड़ से रगड़ते हैं तो वो हो जाती है ऋणावेशित। ये हो जाएगा आपका दूसरा निष्कर्ष। कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर धनावेशित और एबोनाइट की छड़ को फड़ से रगड़ने पर ऋणावेशित। दो निष्कर्ष हो गए। तीसरा निष्कर्ष है, ये कांच की रेशम से रगड़ी हुई छड़ है दोनों, ये एबोनाइट की फड़ से रगड़ी हुई छड़ है दोनों समान प्रकृति की है, तो क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण। ये अलग अलग छड़ है तो इनमें क्या हो रहा है? आकर्षण। तो तीसरा निष्कर्ष उन्होंने क्या निकाला कि समान प्रकृति के आवेशों में तो क्या होता है? प्रतिकर्षण, तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। ठीक है। 3 निष्कर्ष हो गए। इसके बाद में जो चौथे निष्कर्ष की बात आती है कि चौथा निष्कर्ष क्या है, तो चौथा निष्कर्ष उन्होंने क्या बताया कि दो वस्तुओं को यदि हम रगड़ते हैं तो उनके जितने भाग को रगड़ा जाता है उतना भाग ही आवेशित होता है। दो वस्तुओं को हमने रगड़ा, मान लीजिए दो वस्तु, एक वस्तु ये रही और एक वस्तु ये रही। अब दोनों वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो जितने भाग, मान लीजिए हमने आधे भाग को इसको रगड़ा और आधे भाग के इसके को रगड़ा, दोनों को आपस में रगड़ा, तो जितने भाग को हमने रगड़ा ना उतना ही भाग आवेशित होगा, बाकी का बचा हुआ भाग आवेशित नहीं होगा। ये कंडीशन कौन सी वस्तुओं के लिए? कुचालक वस्तुओं के लिए। कुचालक वस्तु के जितने भाग को हम आपस में रगड़ते हैं उसका उतना ही भाग आवेशित होता है। ठीक है। ये आपके आ गया चौथा निष्कर्ष। इसके बाद में आपके आता है पांचवा निष्कर्ष। पांचवा निष्कर्ष क्या निकाला बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। इस प्रयोग के आधार पर ही बताया था कि एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। इसके बाद में उन्होंने बताया अगला गुणधर्म, पांचवा निष्कर्ष उन्होंने क्या बताया कि आवेश जो दो प्रकार के होते हैं, इन आवेशों में विभेद का गुण ही आवेशों की क्या कहलाता है? ध्रुवता। क्या कहलाता है? आवेशों की ध्रुवता कहलाता है। छठा गुणधर्म उन्होंने क्या बताया कि जब किसी वस्तु पर आवेश होता है तो उसको आवेशित कहते हैं, और जिस पर आवेश नहीं होता है उसको हम कहते हैं अनावेशित वस्तु।
कौन सी वस्तु कहते हैं? अनावेशित वस्तु कहते हैं। ठीक है, तो ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने प्रयोग किया और प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष बताए जो मैंने बता दिए। और इस प्रयोग के आधार पर ही बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। समान प्रकृति के आवेशों में तो होता है प्रतिकर्षण और विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। ठीक है, ये हो गया आपके वैद्युत आवेश। इसके बाद आता है आपके वैद्युत आवेशन की विधि। किसी भी वस्तु को हम आवेशित करते हैं तो आवेशित कितने तरीके से कर सकते हैं? वैद्युत आवेशन की विधि। इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए, इसके बाद आता है आपके वैद्युत आवेशन की विधि। देखिए, वैद्युत आवेशन की जो विधि है वो 3 प्रकार की। वैद्युत आवेशन की विधि ये मैं सीधे से लिख सकता हूं, आवेशन की विधि। आवेशन की विधि। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आवेशन की विधि कि वस्तुओं को कितने तरीके से हम आवेशित कर सकते हैं। उनमें आता है नंबर 1। पहली विधि आती है आपके घर्षण द्वारा आवेशन। पहली विधि कौन सी है आपके? घर्षण द्वारा आवेशन, या इसे कहते हैं हम आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। अब ये विधि है क्या? इसमें वस्तुओं को किस प्रकार हम आवेशित करते हैं? तो देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण का मतलब होता है रगड़ना आपस में। 11th क्लास में हमने पढ़ा था घर्षण कब उत्पन्न होता है? जब 2 वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं। मान लीजिए एक वस्तु ये है वस्तु ए और एक ये है दूसरी वस्तु बी। ठीक है, जब इन दोनों वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं, क्या करते हैं? रगड़ते हैं। तो रगड़ने के कारण क्या होता है? हमने इससे पहले पढ़ा था कि वस्तुओं में 2 प्रकार के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। एक तो होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन और एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब हम 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने के कारण क्या होता है? एक वस्तु से मुक्त इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं। इस वस्तु से इसमें भी चले जा सकते हैं और इस वस्तु से इसमें भी जा सकते हैं। किसी में से भी कोई सी भी वस्तु में जा सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात मैं कहूं कि जब 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो उनके मध्य में क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ही उनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का क्या आ जाता है? गुण आ जाता है। इसे ही हम कहते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। क्या कहते हैं हम? घर्षण द्वारा आवेशन। अब मैं मान लेता हूं कि ए वस्तु से बी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जा रहे हैं? वस्तु ए से वस्तु बी में जा रहे हैं। ठीक है, अब ए से बी में जाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया, दोनों आवेशित हो जाएंगी। अब दोनों आवेशित हो जाएंगे तो कौन सी वस्तु पर कौन सा आवेश आएगा, ये चीज समझने की। अब देखो, ए वस्तु से इलेक्ट्रॉन बी में जा रहे हैं तो ए वस्तु इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है? दे रही है, दाता है। और बी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है, ये ऋणी है। तो जो वस्तु देती है, देगा कौन? जो धनी होता है। तो जो देगा उस पर आ जाएगा धनावेश। कौन सा आवेश आ जाएगा? धनावेश। और जो लेगा वो क्या होता है? ऋणी। तो उस पर कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश। ठीक है, तो जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है वो तो धनावेशित हो जाती है और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है वो ऋणावेशित हो जाती है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं हम दूसरी विधि पर। ये हो गया आपके घर्षण द्वारा आवेशन या आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। पूछ लेते हैं कई बार कि आवेशन का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। अब आते हैं दूसरी विधि पर। दूसरी विधि है चालन या संपर्क द्वारा आवेशन।
चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। देखो चालन या संपर्क द्वारा आवेशन क्या है। चालन या संपर्क द्वारा आवेशन में हम क्या करते हैं, मान लीजिए दो वस्तु हैं, ये तो है वस्तु ए, ये तो है आवेशित वस्तु। कौन सी वस्तु है, आवेशित वस्तु। इस पर पहले से आवेश होता है। इस विधि में एक वस्तु पर पहले से आवेश होता है और जिस वस्तु को हमें आवेशित करना है, ये मान लीजिए दूसरी वस्तु है बी, जिसे हमें क्या करना है, आवेशित। ये है अनावेशित, जिस पर आवेश नहीं होता उसको अनावेशित कहते हैं। ये अनावेशित वस्तु है, परंतु ये चालक होती है, तो मैं लिख देता हूं यहां पे अनावेशित चालक वस्तु। कौन सी वस्तु है, अनावेशित चालक वस्तु। जब आवेशित वस्तु के संपर्क में हम अनावेशित चालक वस्तु को लेके आते हैं, दोनों को आपस में टच में करते हैं, संपर्क द्वारा आवेशन है, मतलब दोनों को संपर्क में लाते हैं। तो जैसे ही हम दोनों को संपर्क में लाते हैं तो जो वस्तु ए है उससे जो आवेश होंगे वो कहां स्थानांतरित हो जाएंगे, वस्तु बी में। और वस्तु बी भी कैसे हो जाएगी, आवेशित। वस्तु बी कैसे हो जाएगी, आवेशित। आवेशित हो गई तो ये आवेशन हो गया, जिसे हम कौन सी विधि कहते हैं, चालन या संपर्क द्वारा आवेशन। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन चलकर जाते हैं, तो इस विधि को हम चालन या संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। तो डिफाइन कैसे करेंगे इस विधि को, जब किसी अनावेशित चालक वस्तु को आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है। अनावेशित चालक वस्तु को किसके संपर्क में ला रहे हैं हम, आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है। तो आवेशित वस्तु से आवेश किसमें स्थानांतरित हो जाते हैं, अनावेशित वस्तु में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे वो क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है। इस विधि को हम कौन सी विधि कहते हैं, चालन या संपर्क द्वारा आवेशन कहते हैं। अंडरस्टैंड, ये होगी आपकी दूसरी विधि। अब हम बात करते हैं तीसरी विधि की। तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन, जो कि अच्छी विधि है, इंपॉर्टेंट विधि है। तीसरी विधि है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन। तो मैं ऊपर मिटा देता हूं इनको भी। आवेशन की तीसरी विधि है हमारा प्रेरण द्वारा आवेशन, नंबर 3। प्रेरण द्वारा आवेशन। अब देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है। पहली विधि हमारी थी घर्षण द्वारा आवेशन, उसमें वस्तुओं को आपस में रगड़ रहे थे। दूसरी विधि थी चालन या संपर्क द्वारा आवेशन, उनमें वस्तुओं को हम केवल टच करवा रहे थे। अब जो तीसरी विधि है प्रेरण द्वारा आवेशन, इसमें वस्तुओं को टच नहीं करवाते, बिना टच किए आवेशित करते हैं। कैसे करते हैं, मान लीजिए ये कोई चालक वस्तु है, आवेशित वस्तु है, सॉरी, ये वस्तु है आवेशित और बी वस्तु है अनावेशित। ये है आवेशित और ये है, ये तो आवेशित होगी, ये होगी अनावेशित। ठीक है, तो इस विधि में क्या होता है, आवेशन की वह विधि जिसमें किसी अनावेशित चालक वस्तु, ये भी चालक वस्तु होती है, अनावेशित चालक वस्तु को आवेशित वस्तु से संपर्क किए बिना, यह आवेशित वस्तु है, यह अनावेशित चालक वस्तु है, तो इस अनावेशित चालक वस्तु को इस आवेशित वस्तु से संपर्क नहीं करते हैं और बिना संपर्क की इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए ये धनावेशित वस्तु है ना ए, तो ये ऋणावेशित वस्तु हो जाएगी, इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश आ जाएगा। तो इस विधि को हम कहते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो मैं इसकी डेफिनेशन देना चाहूंगा, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, आवेशन की वह विधि जिसमें किसी आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित चालक वस्तु को, इसके द्वारा हम आवेशित करेंगे इसको। आवेशन की वह विधि, दोबारा डिफाइन कर देता हूं मैं, आवेशन की वह विधि जिसमें किसी आवेशित वस्तु द्वारा, इसके द्वारा कर रहे हैं,
किसी आवेशित वस्तु द्वारा, कौन सी वस्तु को? अनावेशित चालक वस्तु को स्पर्श किए बिना उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाता है, तो कौन सी विधि कहलाती है? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है। अब कैसे उत्पन्न करते हैं, इसे निम्न चित्र की सहायता से समझते हैं। प्रेरण द्वारा आवेशन को हम एक चित्र की सहायता से समझेंगे, जो चित्र मैं बना देता हूं, ठीक है। और जब तक मैं चित्र बनाता हूं, वीडियो को वापस क्या कर देता हूं, पॉज कर देता हूं। देखिए बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन को हम निम्न चित्र की सहायता से समझते हैं। चित्र में हमने क्या किया है, चित्र ए देखिए, पहले ये वाला चित्र है ए। इसमें हमने एक कुचालक स्टैंड लिया है और इस कुचालक स्टैंड पे एक चालक गोला रख दिया है, जिसके मैंने दो पोर्शन कर रखे हैं। एक पोर्शन है, इधर वाला भाग है इसका ए और इधर वाला भाग है इसका बी। चित्र समझो, हम आसानी से डेफिनेशन को समझ जाओगे। तो ये एक कुचालक स्टैंड पे एक चालक गोला रख दिया, जिसके दो भाग कर दिए ए और बी। फिर चित्र बी में देखिए, चित्र बी में मैंने क्या किया है कि जो चालक गोला है उसके ए भाग के पास में एक धनावेशित वस्तु लेके आ गया। कौन सी वस्तु लेके आ गया? धनावेशित वस्तु। अब इसको टच नहीं किया है, मैं केवल इसके ए भाग के पास लेके आया हूं धनावेशित वस्तु, ठीक है। टच नहीं है, ध्यान रखना, अलग है, टच नहीं किया है मैंने, ठीक है। अब धनावेशित वस्तु को जैसे ही मैं गोले के पास में लेके आऊंगा, तो हमने इससे पहले पढ़ा था कि समान प्रकृति के आवेशों में तो क्या होता है? प्रतिकर्षण, और विपरीत प्रकृति के आवेशों में क्या होता है? आकर्षण। तो जैसे ही मैं धनावेशित वस्तु को गोले के ए भाग के पास लेके आता हूं, तो जो गोले में ऋणावेश थे वो ऋणावेश तो क्या हो जाएंगे? आकर्षित होके इसके पास आ जाएंगे, धनावेशित वस्तु के पास, और जो धनावेश है वो प्रतिकर्षित होके दूर चले जाएंगे, ठीक है। या मैं सीधी सी बात कहूं, गोले का ये भाग तो हो जाएगा ऋणावेशित और बी भाग हो जाएगा धनावेशित। क्यों हुआ? हमने इससे पहले पढ़ लिया, जैसे ही हम धनावेशित वस्तु को गोले के ए भाग के पास लेके आते हैं, तो गोले का ये भाग तो होता है ऋणावेशित और बी भाग होता है धनावेशित, ठीक है। फिर आ जाइए चित्र सी में। चित्र सी में हमने क्या किया है, जो गोले का बी भाग है उसको हमने ये जो साइन होता है ये भू संपर्क का होता है, भू संपर्कित। गोले के बी भाग को हमने क्या कर दिया? भू संपर्कित। और भू संपर्कित करते ही हम जानते हैं कि भू या पृथ्वी जो होती है वो विद्युत की चालक होती है। जैसे ही हमने भू संपर्कित किया गोले के बी भाग को, तो जो गोले के बी भाग में जो धनावेश था वो कहां चला जाएगा? पृथ्वी में। कहां चला जाएगा? पृथ्वी में। और जो ऋणावेश था वो ए भाग, क्योंकि ये ऋणावेश है वो धनावेश के कारण बंधा हुआ होता है, क्योंकि ये अट्रैक्शन करते हैं ना, विपरीत प्रकृति के आवेश हो गए। तो ये जो धनावेशित छड़ है वो ऋणावेशित जो आवेश है ऋणावेश, उनको क्या करेंगे? अट्रैक्ट, और मतलब इनको बांधे रखेंगी। और इसमें जो धनावेश थे वो कहां चले जाएंगे? पृथ्वी में। सीधी सी बात मैं कहूं, जैसे ही हम गोले को भू संपर्कित करते हैं तो जो धनावेश है वो पृथ्वी में चले जाते हैं, और गोले पर केवल कौन सा आवेश रह जाता है? ऋणावेश रह जाता है। ये चित्र सी हो गया। इसके बाद में बात होती है चित्र डी की। ये है चित्र डी। चित्र डी में हमने क्या किया? गोले का जो भू संपर्कित कर रखा था गोले को, उसको भी हटा दिया, और जो धनावेशित छड़ गोले के पास थी उसको भी हमने हटा दी। दोनों चीजों को जैसे ही हमने हटाया, तो जो गोले के ए भाग में जो ऋणावेश था, क्योंकि ये चालक गोला है और हमने पढ़ा था चालक में क्या होता है? आवेशों का स्थानांतरण होता है। तो जैसे ही हमने इस धनावेशित छड़ को और भू संपर्कण को हटा दिया, तो गोले के ए भाग पे जो ऋणावेश था वो पूरे गोले में फैल जाएगा, और गोला कैसा हो जाएगा? ऋणावेशित। पूरे गोले ऋणावेशित हो गया ना, और ऋणावेशित गोला हो गया तो हमको यही प्राप्त करना था। अरे आवेशित ही तो करना था वस्तु को, तो ये आवेशित हो गया ना, ऋणावेश आ गया इस पर, और ऋणावेश आया, इसका मतलब विपरीत प्रकृति का आवेश आया वस्तु से। ये धनावेशित वस्तु है और ये ऋणावेश आया इस पर, और यही हमारी प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि थी। क्या थी? आवेशन की वह विधि जिसमें किसी आवेशित वस्तु द्वारा अनावेशित चालक वस्तु को, ये चालक वस्तु है, अनावेशित चालक वस्तु को संपर्क या स्पर्श किए बिना उस पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न किया जाता है। कौन सी विधि कहलाती है? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाती है, ठीक है। यह आपके प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि हो गई, ठीक है। इसके बाद आता है आपके नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है आपके आवेश के मात्रक। आवेश के मात्रक।
आवेश की मात्रक क्या है? आवेश के मात्रक। देखो सबसे पहले जो मात्रक की बात होती है वो मात्रक होता है आपके एसआई मात्रक। आवेश का सबसे पहले जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? एक चीज और मैं बता दूं आपको, आवेश जो होती है वो अदिश राशि होती है, ध्यान रखना। हमने इससे पहले 11वीं क्लास में पढ़ा था सदिश राशि और अदिश राशि। आपसे पूछ लिया जाए कि आवेश कौन सी राशि है? आवेश कौन सी राशि है? अदिश। आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि है। एसआई मात्रक की बात हो इसकी, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम, जिसको हम दर्शाते हैं सी से। कूलाम को किससे दर्शाते हैं? सी से। इसके बाद बात होती है सीजीएस मात्रक की। तो इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक, सीजीएस मात्रक, तो आवेश का जो सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है वो होता है ईएसयू। ईएसयू, तो इसको स्टेट कूलाम भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जिसको हम स्टेट कूलाम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक होता है कूलाम, सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है ईएसयू, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ठीक है, और इसका एक और मात्रक होता है व्यापारिक मात्रक। व्यापारिक मात्रक होता है इसका एम्पियर इंटू हावर, ए इंटू एच। एम्पियर इंटू हावर का मतलब घंटा। ठीक है, ए का मतलब एम्पियर और एच का मतलब घंटा, हावर। ये इसका व्यापारिक मात्रक होता है। इसके बाद बात हो यदि सबसे छोटे मात्रक की, आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा? फ्रैंकलिन। सबसे छोटा मात्रक, सबसे छोटा मात्रक, आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है फ्रैंकलिन। अभी हमने पढ़ा था फ्रैंकलिन का प्रयोग बेंजामिन फ्रैंकलिन, उसी के आधार पर दिया गया है। और फ्रैंकलिन को हम दर्शाते हैं एफआर से। किससे दर्शाते हैं? एफआर से। और सबसे छोटे की बात होगी तो सबसे बड़े की भी बात होनी चाहिए। तो सबसे बड़ा मात्रक होता है इसका फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है इसका? फैराडे। फैराडे, जिसको कैपिटल एफ से दर्शाते हैं। ठीक है, अब कुछ संबंध और होते हैं इनमें, जैसे एक कूलाम का मान सीजीएस पद्धति में पूछ लिया जाए तो एक कूलाम बराबर होता है, एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU। ये रिलेशन होता है। आपसे पूछ लिया जाए कि एक कूलाम आवेश को सीजीएस पद्धति में मान कितना होता है, तो सीजीएस पद्धति में मान बता दोगे कितना होता है। उसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए कि एक फैराडे, जो सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का, उसमें कितने कूलाम आवेश होते हैं, तो एक फैराडे बराबर या एक एफ बराबर होता है 96,500 कूलाम। ठीक है, तो यह आवेश के मात्रक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी। इसके अलावा आवेश को और भी निम्न मानों में कन्वर्ट कर देते हैं। निम्न मानों में भी आवेश का मान दिया हुआ आता है। जैसे हम पढ़ रहे हैं आवेश का मान 10 कूलाम, 5 कूलाम, 20 कूलाम। इसके अलावा कुछ और मान होते हैं, जैसे एक कूलाम के अलावा स्मॉल mc, इसको बोलते हैं मिली कूलाम। और मिली कूलाम में आवेश का मान होता है 10⁻³ कूलाम। माइक्रो कूलाम म्यूसी की बात हो, एक म्यूसी बराबर होता है 10⁻6 कूलाम। नैनो कूलाम nc, इसका मान होता है 10⁻9 कूलाम। एक पीसी मतलब प्रियंका चोपड़ा नहीं, ये ध्यान रखना। पीसी का मतलब है पिको कूलाम,
और पिको कूलाम का मान होता है 10 की घात -12 कूलाम। ठीक है, तो ऐसे भी कई बार मान दिया हुआ आता है तो आप उसको कूलाम में कन्वर्ट कर लोगे। एक पीसी मतलब 10 की घात -12 नैनो कूलाम, पिको मतलब पिको कूलाम, नैनो कूलाम, माइक्रो कूलाम और मिली कूलाम। ठीक है, तो ये आवेश के विषय में आपका मान हो गया। इसके अलावा एक चीज और जो पूछते हैं इंपॉर्टेंट, विमीय सूत्र। विमीय सूत्र इंपॉर्टेंट राशि है जो कि हमने 11th क्लास में भी पढ़ा था कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा। तो आवेश का विमीय सूत्र होता है, विमीय सूत्र हम निकालते हैं मात्रक की सहायता से या सूत्र की सहायता से। आपने पढ़ा होगा विद्युत धारा का सूत्र आई बराबर क्या होता है, Q बटे टी। यदि मैं Q निकालना चाहूं तो Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। तो इसके आधार पर हम विमीय सूत्र निकालेंगे। तो क्या आएगा विमीय सूत्र, देखो इसमें कहीं द्रव्यमान है क्या, आवेश के सूत्र में द्रव्यमान नहीं है तो द्रव्यमान m0, लेंथ है क्या mlt के रूप में लिखते हैं ना, l यहां पे नहीं है तो l0, t समय है तो t1। इसके अलावा एक राशि और है यहाँ पे विद्युत धारा I, ये भी मूल राशि होती है, हमने पढ़ा था 11th क्लास में 7 मूल राशियां। तो ए धारा दे रखी है तो A1, तो ये किसका मात्रक हो जाएगा, सॉरी किसका विमीय सूत्र हो जाएगा, आवेश का। आवेश का विमीय सूत्र होता है m0 l0 t1 a1। ठीक है, तो ये जो जानकारी थी ये आवेश के विषय में जानकारी होगी, जनरल चीजें। ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नहीं समझ में आता है तो वापस रिवाइज करके समझ लीजिए। अब ये तो है नहीं कि हम दोबारा समझाएंगे, दोबारा आप अपने आप समझ सकते हो, क्योंकि यही तो फायदा है ऑनलाइन का, आप इसको वापस बैक करो और दोबारा समझ सकते हो सारी चीजों। ठीक, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें वरना समझ में नहीं आएगा। बाय।